Hello, dear students. I am Vinita Verma, UPTGT Home Science teacher, teaching you best quality lecture class, model paper, previous year question paper in simple language. तो जो है चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जो है आज हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरी क्लास जो कि होगी हमारी टेक्सटाइल से। इसमें हमारा टॉपिक होगा टेक्सटाइल में वस्त्रोपयोगी रेशों का वर्गीकरण। तो हम जो है लाए हैं इसका आपको जो है बस इसमें आपको सारे तत्व जो है रेशों के बारे में और उसके बाद रेशों का जो है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कह सकते हैं मिलेगा आपको। तो ये जो है बिल्कुल ही ऑथेंटिक बुक से जो है रीना खनुजा मैम की बुक से जो है ये पीडीएफ तैयार की गई है। तो इस तरह से आप इसको पढ़िए। चलिए हम देखते हैं हमारे वस्त्रोपयोगी रेशे। तो रेशों के बारे में पहले हम जान लेते हैं। रेशा या तंतु वस्त्र की मूल इकाई है। देखिए पहले ही यहीं पर एक प्रश्न 2021 टीजीटी में पूछा गया था कि वस्त्रों की मूल इकाई क्या है। तो आप जो है इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करते चलिएगा। इसलिए वस्त्रों के अध्ययन से पूर्व रेशों के बारे में जानना व अध्ययन करना आवश्यक है। होलन एंड सोल्डर ने लिखा है टू एनालाइसिस ए फैब्रिक टू प्रेडिक्ट इज द परफॉर्मेंस ऑफ एक्चुअली स्टार्ट विद द फाइबर कंटेंट। इसलिए वस्त्र निर्माण से पूर्व रेशों के बारे में ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो देखिए हम देखते हैं तंतु अथवा रेशे हमारे क्या हैं। तंतुओं के द्वारा ही वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। यह तंतु आकार में बहुत छोटे छोटे इकाई के रूप में होते हैं। अतः वस्त्रों को तैयार करने के लिए इन तंतुओं को मिलाकर उनको बुना जाता है, तब कहीं वह वस्त्र जो है पहनने योग्य बनता है। अथवा इसको इस प्रकार भी समझा जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि कैसे। सबसे पहले हमारे पास होता है तंतु, और दोनों लैंग्वेज में आप ध्यान करिए कि तंतु को कहेंगे फाइबर, फिर हो जाएगा हमारा सूत जिसको हम कहेंगे धागा भी कह सकते हैं, और सूत भी हो जाएगा जो हो जाएगा हमारा यार्न। फिर उसके बाद तैयार होता है वस्त्र। फिर उस पर हम जब कुछ प्रक्रियाएँ करते हैं या जो है कई प्रकार की प्रक्रियाएँ हैं उनको करके फिनिशिंग, मर्सराइजिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, तो उस तरह से हमारा पहनने योग्य वस्त्र प्रयोग होता है। तो ये 4 प्रोसेस है, आप इनको जो है नोट कर लीजिएगा। फिर ये देखते हैं अर्थात सर्वप्रथम तंतुओं को मिलाकर बटा जाता है तथा फिर उसका सूत तैयार किया जाता है और सूत को बुनकर कपड़ा बनाया जाता है जो कि पहनने के काम आता है। किसी भी बुने हुए वस्त्र को किसी धागे को खींच कर यदि उसके घुमाव को खोल दिया जाए तो स्पष्ट दर्शित हो जाएगा, यानी कि हम देख लेंगे कि कपड़े का निर्माण उसके अनेक छोटे छोटे तंतुओं के माध्यम से हुआ है। और जो छोटे छोटे तंतु होते हैं उनको हम स्टेबल फाइबर कहते हैं। स्टेबल फाइबर जब होते हैं स्टेबल, तो वो छोटे छोटे मिलकर के उनको बटाई करते हैं, उसमें ट्विस्टिंग होती है। तो इस प्रकार से वो अगर ट्विस्ट ना हो, देखिए जूट हमारा है जैसा, या कापोक भी है, कई चीज़ें हैं जिसमें ट्विस्टिंग नहीं है, इसलिए उससे जो है कपोक भी जो है कपास की तरह है, लेकिन ट्विस्ट ना होने की वजह से या ऐंठन ना होने की वजह से वो वस्त्रोपयोगी रेशा नहीं है। फिर देखिए है तंतु की बनावट। तंतुओं का आकार कभी समान नहीं होता, किंतु तंतु छोटे तथा बहुत लंबे होते हैं। कुछ बटे हुए अथवा ऐंठनदार होते हैं तथा कुछ तंतु मुलायम तथा सीधे रूप में भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ तंतु सल्क तथा बटे हुए भी होते हैं। इस प्रकार के तंतु प्रायः क्या होते हैं, रंगीन और रंगहीन, अल्प पारदर्शी यानी कि थोड़ा थोड़ा दिखते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं दिखता, और पारदर्शी, कमजोर, दृढ़ तथा व्यास में सम यानी कि व्यास में बराबर तथा असम होने के कारण एक दूसरे से अलग पहचाने जाते हैं। छोटे तंतुओं की लंबाई कम से कम जो है आधा इंच तथा लंबे तंतुओं की लंबाई कम से कम 18 इंच तक होती है। छोटे छोटे तंतुओं के द्वारा ही जो है सूत बनाया जाता है तथा इसके द्वारा ही वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। एक सुंदर वस्त्र का निर्माण हम देख लेते हैं कि करने के लिए सूत में दृढ़ता, सशक्तिकरण या जो है संस्थिरता यानी कि उसके अनमनता कह सकते हैं कि उसके अंदर उसकी जो है कितनी ज़्यादा उसकी ताकत है, उसकी क्षमता तथा लंबाई का होना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वस्त्रों का निर्माण करने से पहले जो है वहाँ पर जो भी जनता की आर्थिक दशा को ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात जिस स्थान के लोगों की आमदनी अधिक है वहाँ के लोगों को अधिक मूल्यवान तंतुओं से निर्मित वस्त्रों को खरीदा जा सकता है। उसके विपरीत कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ के लोगों की आय कम है। मतलब तात्पर्य है कि जैसा माहौल होगा, जैसे वहाँ के लोग होंगे, उस अकॉर्डिंग हम तंतुओं का निर्माण करेंगे, तभी वो हमारे लिए उपयोगी भी होंगे। नहीं मान लीजिए हम जहाँ पर बिल्कुल
गरीब जनता है, जहाँ पर समस्याएं हर चीज़ की, वहाँ पर हम रेशम का निर्माण किए जा रहे हैं, तो लोग जो है वो उपयोगी नहीं होगा उनके लिए। तो ये तात्पर्य ये है कि वो जो है सर्व लोगों के लिए वहाँ हर जगह सुलभ हो सके, ऐसा ध्यान में रखते हुए हमको वस्त्रों का निर्माण करना चाहिए। देखिए, लंबाई के आधार पर तंतुओं को प्रमुख रूप से कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। तो हम लंबाई के आधार पर देख लेते हैं। एक है दीर्घाकार, जिसको कहते हैं फिलामेंट, एक है लघु आकार, जिसको कहते हैं स्टेपल। फिर देखिए, दीर्घाकार को हम पहले देख लेते हैं। इसमें क्या है, दीर्घाकार तंतु वे तंतु होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, अर्थात ये तंतु मीटरों के द्वारा मीटर में नापे जाते हैं। इन तंतुओं को काटकर छोटे छोटे तंतुओं के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मौलिक रूप से भी प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रोटीन तंतुओं में से रेशम तथा सभी कृत्रिम जितने भी जो है तंतु हैं वो दीर्घाकार तंतु कहलाते हैं या फिलामेंट कहलाते हैं। यानी कि देखिए, कृत्रिम तंतु में तो भाई हमारे ऊपर निर्भर कि हम कितना उनको बना लेते हैं, और प्राकृतिक जगत में सिर्फ रेशम ऐसा है कि जो फिलामेंट में आता है। ये तंतु रस्सी के रूप में बटकर अथवा बिना बटे भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इस प्रकार के तंतुओं को दीर्घाकार या टो तंतु कहते हैं। इनको हम टो तंतु, जैसे आज हो जाएगा कि जो लंबे जो है या दीर्घाकार तंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, 2 क्या कहलाते हैं, टो, फिलामेंट, टो तंतु कहलाते हैं। और यह तंतु भी 2 प्रकार के होते हैं। आइए हम देख लेते हैं वो भी कौन कौन से हैं। नंबर 1 है एक रेशीय तंतु, जिनको हम कह सकते हैं मोनोफिलामेंट। दूसरा है बहुरेशीय तंतु, जिनको हम कह सकते हैं मल्टीफिलामेंट। फिर देखिए, एक रेशीय तंतु मोनोफिलामेंट। देखिए, इसमें क्या होता है, एक रेशीय तंतु केवल जो भी है तंतु हमारे एक मजबूत तथा मुलायम तंतु फाइबर से बना होता है। सीट के ढकने तथा फर्नीचर इत्यादि पर वस्त्रों को चढ़ाने के लिए इस प्रकार के तंतुओं का प्रयोग करा जाता है, और इसमें हम लोग इकट्ठे करके इनको बुन करके वस्त्र तैयार करते हैं। सॉरी। फिर देखिए, अगला है बहुरेशीय या फिर मल्टीफिलामेंट। हमारे क्या है, एक रेशीय तंतु के विपरीत बहुरेशीय तंतुओं में बहुत से दीर्घाकार फिलामेंट तंतुओं को एक साथ मिलाकर रस्सी के रूप में एक लंबा सा धागा तैयार किया जाता है। इस प्रकार से बनाए गए धागे चमकदार, आकर्षक, सुंदर और कोमल होते हैं। इनके द्वारा ब्लाउज, लुंगी तथा रेशम से बनाई गई पोशाकों के प्रयोग में लाए जाते हैं, और आवश्यकता अनुसार इन तंतुओं की संख्या, आकार तथा ऐंठन में, यानी कि इनकी संख्या और जो है इसका आकार और ऐंठन में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। फिर देखिए, अगला है हमारा लघु आकार या स्टेपल फाइबर। हम देख लेते हैं। लघु आकार तंतु वे तंतु होते हैं जिनकी लंबाई 1.5 से करीब जिनकी लंबाई हमारी 1.5 से 18 इंच तक होती है, तथा इन प्राकृतिक तथा कृत्रिम तंतुओं को इंचेस में नापा जाता है। यानी कि इस तरह से आप ध्यान कर लेंगे यहाँ पर कि जो फिलामेंट होते हैं उनको मीटर में नापा जाता है, और जो लघु आकारी या स्टेपल होते हैं उनको हम किस में नापते हैं, तो उनको इंच में नापते हैं। रेशम के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक तंतु लघु आकार में आते हैं। जैसे अभी बताया कि रेशम फिलामेंट में आता है, तो रेशम को छोड़ करके सारे जितने भी प्राकृतिक हैं वो सब स्टेपल में आते हैं। इन्हें जो है काट कर सूत के रूप में तैयार किया जाता है। और फिर इसके बाद जो ये तंतु होते हैं, सभी प्रकार के तंतुओं के द्वारा वस्त्रों का निर्माण नहीं होता, हो सकता है तो सभी प्रकार के तंतुओं के द्वारा वस्त्रों का निर्माण किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। केवल कुछ ही तंतु ऐसे होते हैं जिनके द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने वाले तंतुओं में निम्नलिखित गुणों का होना परम आवश्यक है, यानी कि ये गुण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देख लेते हैं कौन कौन से गुण हैं हमारे। पहला है, जिस तंतु से कपड़ा बुनना हो वे लंबे होने चाहिए, क्योंकि लंबा तंतु होने से उसको बुनने में असुविधा नहीं होती। ऊन तथा कपास के अपेक्षा रेशम का तंतु आकार में लंबा अधिक होता है, इसलिए इससे तंतुओं को वस्त्रों के निर्माण करने में असुविधा नहीं होती। इसके अतिरिक्त मानवाकृत तंतु में जो भी रेशम के तंतु के समान लंबे होते हैं, इनमें भी वस्त्र आसानी से बुने जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इन तंतुओं को काट कर छोटा भी किया जा सकता है। तंतु का दूसरा आवश्यक गुण मजबूती है, अर्थात तंतु ऐसे होने चाहिए जिससे बनाए गए वस्त्र अधिक मजबूत तथा सुंदर प्रदर्शित हो। तंतु मजबूत होने के साथ साथ ऐसे होना चाहिए कि उसे आसानी से काटा भी जा सके तथा उसे आसानी से धागे के रूप में परिवर्तित किया जा सके, जिससे टिकाऊ और मजबूत वस्त्रों का निर्माण हो, जिससे वह पर्याप्त समय तक चल सके।
वस्त्रों के तंतुओं की लंबाई तथा मजबूती वातावरण की नमी पर भी निर्भर करती है। कि जैसे कपास के लिए जो है उष्ण जलवायु, तो इस तरह से जो उसकी प्रतिकूल है हो जाएगा, तो उसमें जो है अगर अनुकूल जलवायु नहीं मिलेगी, अगर प्रतिकूल होगा तो भाई दिक्कत है, तो फिर रेसे वो कमज़ोर हो जाएंगे, टूटने लगे, तो और ज़्यादा उसमें जो है मजबूती का अभाव हो जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि धागे में लचीलापन होना तो आवश्यक ही है, वो निर्भर हो जाते हैं, किंतु ऐसे तंतु जिन्हें यदि कुछ समय तक पानी में भिगो दिया जाए तो वे मजबूत हो जाते हैं। इसके विपरीत कुछ तंतु ऐसे भी हैं जिन्हें अधिक समय यदि पानी में रखा जाए तो उनके तंतु कमज़ोर पड़ जाते हैं। लंबाई तथा मजबूती के अतिरिक्त तंतु में लचीलापन पाया जाना आवश्यक है। धागे में लचीलापन होने के कारण ही उसे एक दूसरे के ऊपर आसानी से लपेटा जा सकता है तथा लचीलापन होने के कारण ही वस्त्र आसानी से बुना जा सकता है। फिर है, वस्त्रों का निर्माण करते समय सभी तंतु ऐसे लेने चाहिए जो आकार में समान हो, जिससे उनके द्वारा एक ही आकार का मजबूत धागा तैयार किया जा सके। तंतु साफ और सुदृढ़ होने चाहिए, जिससे कताई अथवा बुनाई करते समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर देखिए, हम देख लेते हैं तंतुओं का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। प्राचीन काल से ही वस्त्रों का निर्माण ऐसे तंतुओं से होता आया है जिनका मूल स्रोत प्राकृतिक ही रहा है। इनमें से कुछ प्राकृतिक पेड़ तंतु पेड़ों से, कुछ जानवरों से, कुछ कीड़ों मकोड़ों आदि से प्राप्त किया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर प्रकृति पर ही निर्भर था बहुत पहले। ये प्रकृति प्रदत्त रेशे वस्त्र निर्माण के लिए अति उत्तम होते हैं। अपनी लोकप्रियता व उपयोगिता के कारण इन वस्त्रों का उपयोग अति प्राचीन काल से आज तक की चला आ रहा है। आदिकाल में मानव को जब अधिक ज्ञान नहीं था, उस समय व्यक्ति जानवरों की खाल, पेड़ की छाल, पेड़ की पत्तियों से अपना शरीर ढकता था। धीरे धीरे विज्ञान की उन्नति के साथ मनुष्य ने पहनने व घरेलू कार्यों के उपयोग में लाए जाने वाले वस्त्रों को तैयार करने के लिए रेशम, रुई तथा सन के रेशों को प्राप्त किया और उनका प्रयोग किया। अधिकांश वस्त्र आज भी प्राकृतिक स्रोत से ही प्राप्त रेशों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार रेशों का प्रथम और मौलिक वर्ग प्राकृतिक रेशा ही है। यानी कि हमारा मौलिक वर्ग क्या कहलाता है, तो वो प्राकृतिक रेशा ही होगा, क्योंकि जो मानवाकृत है या जो भी रासायनिक चीज़ें वो सब बाद में आई। प्राचीन काल से और मौलिक जो भी हमारा कह सकते हैं कि क्या है हमारा स्रोत, तो वो प्राकृतिक स्रोत ही होगा। इनमें से कुछ पेड़ पौधों से, कुछ जानवरों तथा कीड़ों आदि से तथा कुछ खनिज रेशों से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्षेत्र में किए गए विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप अब इनके अतिरिक्त मनुष्यकृत या मानवीकृत अन्य कई प्रकार के रेशों का उपयोग वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में होने लगा है। भाई सीधी बात, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, सिर्फ वस्त्र जो है प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर होकर हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, और उसके अलावा जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, और इच्छा ही आवश्यकता की जननी होती है, आवश्यकता ही इच्छा की जननी होती है, जैसे भी समझ लीजिए। तो उसी हम जब इच्छा बढ़ेगी तो हमारी जब आवश्यकता बढ़ेगी तो हम आविष्कार भी करेंगे उसका। तो इस तरह से धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक से हट करके धीरे धीरे कुछ बदलाव लाए और अपने आप स्वयं निर्मित करने लगा। वो अन्य माध्यम से, कुछ रेशे होते हैं, जैसे रेयान है तो 50% सेलुलोजिक या कह सकते हैं प्राकृतिक, और जो है 50% रासायनिक, इस तरह से वो बनाने लगा। ये नवीन रेशे रूपांतरित, मिश्रित या मॉडिफाइड, मिश्रित मतलब मिक्स्ड या कृत्रिम सिंथेटिक समूह में विभाजित किए जा सकते हैं। वे लगभग प्राकृतिक रेशों के समान ही दिखाई देते हैं। रेशों के प्राकृतिक एवं कृत्रिम वर्गों का इस अध्याय में वर्गीकरण किया गया है। देखिए आप यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें से एक दो प्रश्न जरूर से जरूर आता है। इस प्रकार तंतुओं के प्राप्ति स्रोत के आधार पर इन्हें दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। कुछ रेशे ऐसे हैं जिनका मूल प्राप्ति स्रोत प्राकृतिक है, जबकि कुछ तंतु कृत्रिम या आर्टिफिशियल विधि से प्राप्त किए जाते हैं। देखिए आइए हम देख लेते हैं तंतुओं का प्राकृतिक स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्राकृतिक स्रोत के आधार पर। प्राकृतिक स्रोत है प्राकृतिक तंतु, फिर है कृत्रिम तंतु। देख लेते हैं रेशे के प्रकार। तो रेशे के प्रकार में हम देख लेते हैं, पहले है हमारा प्राकृतिक, फिर है कृत्रिम। तो फिर हम पहले प्राकृतिक के बारे में पूरा देख लेते हैं, उसके बाद हम कृत्रिम के बारे में पढ़ लेंगे।
तो देखिए प्राकृतिक में सबसे पहले हमारा आ जाता है एक वनस्पति जगत से प्राप्त रेशा, एक जांतु जगत से प्राप्त रेशा और एक खनिज जगत से प्राप्त रेशा। तो देख लीजिए सबसे पहले वनस्पति जगत में ही हम देख लेते हैं, या पेड़ पौधे से जो चीज़ें प्राप्त होती जो रेशे उनको देख लेंगे, फिर उसके बाद जांतु जगत से देख लेंगे, फिर खनिज से। तो देखिए वनस्पति में हमारा सबसे पहले आता है कपास, फिर है लिनन, फिर कापोक, फिर जूट, फिर हेम्प। ये हमारे सारे क्या होते हैं, ये वनस्पति जगत के रेशे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए हम देख लेते हैं जांतों में तो आप सीधे जान ही जाएंगे कि 2 ही रेशे हैं जांतों, ये जंतु सही है, और इनको प्रोटीन जगत के रेशे भी कहते हैं। तो उस तरह से भी वनस्पति में ही आ जाएंगे, चाहे जांतों कह लीजिए या प्रोटीन जगत के रेशे। तो जो है वो रेशम और ऊन, और सबसे मेन चीज़ ये आप ध्यान रखिएगा कि रेशम हमारा प्राकृतिक जगत में फिलामेंट है, बाकी अन्य जितने भी प्राकृतिक जगत के रेशे हैं वे सारे स्टेपल में आते हैं रेशम को छोड़कर। और हमने ये भी बताया कि स्टेपल को हम इंचेस में नापते हैं और फिलामेंट को मीटर में नापते हैं। फिर इसके बाद हमारा प्राकृतिक जगत का तीसरा है खनिज जो है से प्राप्त रेशे कौन कौन से हैं, तो ये हमारे आ जाते हैं सोना, चांदी, एस्बेस्टस। इससे भी तरह तरह के वस्त्र निर्माण होते हैं। फिर उसके बाद आइए हम प्राकृतिक जगत के बारे में हमने जान लिया है, फिर कहिए तो हम रिवीजन करे दे रहे हैं। प्राकृतिक में हमारा वनस्पति आ जाएगा, वनस्पति में और फिर जांतों, फिर खनिज। तो वनस्पति में हमारा कपास, लिनन, कपोक, जूट, हेम्प, फिर उसके साथ ही जांतों आ जाएगा। जांतों में 2 हैं हमारे, क्योंकि वो जंतु से प्राप्त होते हैं। रेशम के भाई कीड़े पाले जाते हैं, और ऊन तो देखते ही बकरी, खरगोश और ऊँट और भेड़िया, तरह तरह के कई प्रकार के सब जो भी जानवर पाले जाते हैं। और पहले क्या था, जो है प्राचीन काल में जंतुओं को मार कर, फिर लेकिन जैसे अभी हमने बताया धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकता हुई तो आदिमानव ने जब खोज की तो लगा कि इतने जानवरों को मार कर तो नहीं किया जा सकता पूर्ति, तो सोचा गया, तो नई टेक्निक विकसित हुई कि इनके बालों से। तो इस तरह से जांतों आप समझ रहे हैं कि 2 ही हैं, रेशम और ऊन। फिर है अगला खनिज में हमारा आ जाएगा सोना, चांदी, एस्बेस्टस। फिर आइए हम प्राकृतिक को हम पढ़ लिए हैं, फिर देख लेते हैं कृत्रिम जगत से प्राप्त रेशे। तो कृत्रिम जगत में हमारा देखिए सबसे पहले आ जाता है एक ये है एसीटेट सेल्यूलोज, फिर मानवाकृत रेयान हम कह सकते हैं, फिर है रासायनिक। तो इसमें रासायनिक में हम देख लेते हैं, तो देखिए एसीटेट सेल्यूलोज ये एक है, और मानवाकृत रेयान को भी देखिए पुनर्निर्मित सेल्यूलोज भी कह सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी रेयान जाना जाता है, क्योंकि इसमें चमक बहुत ज़्यादा होती है। फिर रासायनिक है, इसके भी 3 स्रोत हैं। तो रासायनिक में देख लीजिए हमारे ये पूर्ण रूप से रासायनिक है, तो इसमें सब में ये जो है अपूर्ण आधा सेलुलोज और आधा रासायनिक है, एसीटेट सेलुलोज भी और मानवाकृत रेयान भी। लेकिन ये जो सिर्फ रासायनिक है टोटली पूरा सिंथेटिक फाइबर है। इसमें कौन कौन से आते हैं, नाइट्रोसेलुलोज, विस्कस, कुप्रामोनियम, नायलॉन, डेकारान, आरलान, टेरिलान, फाइबर ग्लास। देख लीजिए एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से, और ये एसीटेट सेलुलोज और रेयान, ये दोनों 50-50% का जो है कॉम्बिनेशन है। लेकिन और जो रासायनिक में पूरी तरह से है, इसमें नाइट्रोसेलुलोज, विस्कस, कुप्रामोनियम, नायलॉन, डेकारान, आरलान, टेरिलान, फाइबर ग्लास। और ये फाइबर ग्लास तो आजकल बहुत ज़्यादा ही प्रचलन में है। इस तरह से ये हमारे हो गए रेशों का हमारे वर्गीकरण। फिर इसके बाद देखिए प्राकृतिक रेशों की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हम अपने सारे पहले प्राकृतिक रेशे, प्राकृतिक जगत के रेशे पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद कृत्रिम जगत के रेशे पढ़ लेंगे। तो प्राकृतिक जगत में आइए वनस्पत जगत का सबसे पहला रेशा हमारा है प्राकृतिक जगत के रेशे। इसमें क्या है, ये हमारा सबसे पहले कपास। तो कपास के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत वे सभी रेशे आ जाते हैं जो प्रकृति में किसी न किसी वस्तु से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे से भी रेशे मिलते हैं, पशुओं तथा नन्हे कीड़ों से वनस्पतिक एवं प्राणिज रेशों के अतिरिक्त कुछ खनिज रेशे भी होते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक रेशों के मुख्य 3 प्रकार बताए गए हैं अभी ऊपर आपने जब जो है वर्गीकरण पढ़ा। फिर जो है इसके बाद हमारा वनस्पतिक रेशों में जो है सबसे पहला हमारा आ जाता है, देख लेते हैं, वनस्पति संबंधी रेशों का निर्माण सेल्यूलोज के माध्यम से होता है। यह पौधे के कोषों का मुख्य तत्व होता है। कपास में सेल्यूलोज 91% और कहीं 90% भी लिखा रहता है होता है, तथा लिनन में 70%
होता है। सेलुलोज जो समस्त रेशों का सूत्र, समस्त जो भी है समस्त रेशों का सूत्र होता है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण होता है और सब आपस में मिल करके ऐसे रेशों का निर्माण किया जाता है। और ये रेशे अम्ल के घोल से नष्ट हो जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी सेलुलोजिक रेशे हैं उन पर जो है एसिड का बुरा प्रभाव पड़ता है, कह सकते हैं, उसमें ये नष्ट हो जाते हैं। किंतु तुलनात्मक रूप से क्षार के कम से कम प्रभावित होते हैं, यानी कि एल्कलाइन से वो कम प्रभावित होते हैं। फिर देखिए वनस्पतिक रेशों में देखिए हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा वनस्पति में क्या आ रहा है, कपास या कॉटन। यह रेशा कपास के पौधे से प्राप्त होता है। कपास का पौधा 3 फुट से लेकर 4 फुट तक ऊंचा होता है। इसमें पहले फूल निकलते हैं, जब ये झड़ जाते हैं तब कपास के कोए बढ़ना आरंभ करते हैं। देखिए जैसा कि चित्र में दिख रहा है आप लोगों को। तो फिर देखिए कपास का, इसीलिए जो है ये चित्र दिखाया गया है आपको कि कपास का ये चित्र है। कपास पौधे के बीज के चारों ओर रेशे के रूप में लिपटी होती है। आपने कभी देखा भी होगा, सब लोगों ने नहीं देखा होगा, वैसे रेयर मिलता है, लेकिन देख लीजिए रुई की तरह लिपटा होता है। मैंने तो देखा है, आप कहीं पता करिए, अगर आसपास कहीं होगा आपके तो आप उसको देखिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आप लोगों की। इसके बीज का बाल या इससे जो है सीड हेयर भी कहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा रेशा है जो पौधे के बीज के चारों ओर से घेर लेता है। जलवायु, भूमि के उपजाऊपन आदि के प्रभाव के कारण कपास के रेशे लंबाई, प्रकार तथा विशेषताओं पर जो है भिन्न प्रकार के होते हैं। यानी कि जैसे इसमें भी, जैसे हमने भी बताया था कि जहाँ पर जैसा मौसम होता है उनकी लंबाई, उसका प्रकार, यानी कि उसकी क्वालिटी घट बढ़ जाती है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय जलवायु, यानी कि मौसम गर्म, पानी अधिक बरसता है। जैसे कि ये ऐसी उष्णकटिबंधीय कहाँ मिलती है, हमारे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इस तरह से ये सब जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर उष्ण जलवायु होती है। और देखिए कपास को हम वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है वाइट गोल्ड या सफ़ेद सोना इस तरह से जानते हैं। यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न आता है। और कपास की जो है सर्वप्रथम मिल हमारी सन 1818 में कलकत्ता में खुली थी। ये यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है था, इसलिए हमने बता दिया कि सन 1818 में कलकत्ता में कपास की मिल खुली थी। फिर देखिए कपास का रेशा अन्य समस्त रेशों से छोटा होता है। इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर से, यानी कि आप ये जरूर ध्यान कर लीजिएगा कि कपास के रेशे की लंबाई, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर से लेकर 2.3 तक या फिर 2.5 कह सकते हैं सेंटीमीटर तक होता है। जिस रुई में छोटा रेशा होता है उसका छोटा तंतु तथा लंबे रेशे वाले का लंबा तंतु, यानी कि जैसे अंदर अंदर रेशे होते हैं उस प्रकार से हमको तंतु प्राप्त होते हैं। लंबे रेशे वाला तंतु अधिक मूल्यवान होता है क्योंकि इसका प्रयोग अच्छे प्रकार के वस्त्र निर्माण हेतु होता है। और ये तो वैसे भी अधिकतर सब रेशों में ये बात आती है। इस रेशे की कताई जो है कि कताई करना सरल होता है। इसके बने हुए धागे चिकने तथा मजबूत होते हैं। देखिए, और ये जो कताई की जाती है इसके भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, और प्रोसेस से भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है। तो इसके हमारे कई प्रोसेस हैं, जैसे कि सबसे पहले हम करेंगे हार्वेस्टिंग, या कह सकते हैं कोई इकट्ठा करना। फिर होता है गिनिंग। गिनिंग का मतलब होता है कि उसमें से बिनौले निकालना, यानी कि छाँटने की प्रक्रिया होती है। फिर सॉर्टिंग, छटाई करते हैं। फिर बेलिंग, फिर गांठ बांधना, और जो ये गांठें बांधी जाती हैं वो लगभग 500 पाउंड की होती हैं। फिर वो जब उसको ले जाते हैं तो वो जो है ओपनिंग तथा ब्लेंडिंग अगला हमारा चरण है। तो इस तरह से कताई के चरण हैं, कई सारे हैं। फिर है कार्डिंग तथा डबिंग। फिर इसके बाद है हमारा कॉम्बिंग, यानी कि कंघी करना। फिर है ड्राइंग होता है, इसका मतलब होता है कि खींचना। और फिर है रोविंग, इसमें यहाँ पर होता है घुमाव देना, या ट्विस्टिंग भी कह सकते हैं। फिर इसी तरह से इसके बाद हम करेंगे जो है स्पिनिंग करेंगे। फिर इसके बाद बुनाई होती है, विविंग, फिर फिनिशिंग, फिर डाइंग, फिर प्रिंटिंग। इस तरह से हमारे कई सारे यहाँ पर कताई की बात आ गई थी, इसलिए हमने ये आपको चरण बता दिए हैं शॉर्टकट में। और जो भी जो है छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं काटन के, उनको क्या कहते हैं, नाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी स्पिनिंग के दौरान जो छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं उनको क्या कहते हैं, रेशे के, नाइल।
कहते हैं। फिर उसके बाद ये देखते हैं हम कि कोए, पॉट्स, कपास के कोए जब फटते हैं तब उनमें से रेशे को एकत्रित कर लिया जाता है, उससे बिनौले निकालकर गांठ बांधकर मशीनों में भेजी जाती है। जैसे अभी हमने बताया बिनौले निकालना, जिसको कहते हैं गिनिंग। फिर बिनौले निकाला, फिर होता है जो है उसको छांट लेते हैं, जिसको कहते हैं सॉर्टिंग। फिर है क्या लिखा है, गांठ बांधकर। देखिए इसी तरह से थ्योरी पढ़ लेंगे तो उसको हम प्रोसेस को भी भूलेंगे नहीं। फिर गांठ बांधकर मशीनों को भेजा जाता है, और जो गांठें होती हैं वो लगभग 500 पाउंड की बांधी जाती हैं। फिर इसके बाद जहाँ रुई को धुनकर छोटे छोटे और बड़े रेशे अलग अलग करके पोनी या चोटी की तरह बना लिया जाता है। पोनियों में से हाथ या मशीन द्वारा खींचकर, और खींचना किसको कहेंगे हम, यानी कि ड्राइंग, और जो इस तरह से हम खींच लेते हैं। खींचकर फिर ऐंठन, ऐंठन मतलब ट्विस्टिंग, या देखिए ऐंठ करके तैयार हो जाता है सूत, ट्विस्टिंग, ट्विस्टेड या तैयार किया जाता है। इस सूत को फिर मशीनों में कपड़े बुनने को भेज दिया जाता है। इस रेशे के बने वस्त्र अच्छे, सस्ते, मजबूत, आसानी से उपलब्ध होने के कारण यह लोकप्रिय है। तो देखिए ये हमारा कपास के बारे में आज हमने इतना जान लिया है, और ये जो है सर्वसुलभ रेशा भी है, यानी कि ये हर व्यक्ति तक, इसकी खास बात है कि हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच है। और ये देखिए कपास का ये जो है ये पहले ही इस तरह से बनता है, फिर उसके बाद अभी दिखा था कि जब वो खोया फटने लगता है तो इसमें से निकाल करके रुई को या उसके बाल को हम अलग कर लेते हैं। देखिए कपास का एक खोया है, फिर कपास का ये फल है। इस तरह से हमने जान लिया। और कुछ चीज़ें आइए हम देख लेते हैं। ये कपास का जो रेशा है इसका व्यास होता है 12 से 20 या 16 से 20 माइक्रोन तक होता है। और एक चीज़ है इसकी इम्पॉर्टेंट कि कपास गीले होने पर अपनी 30% तक की मजबूती बढ़ा देता है। जैसे कि ऊन है हमारा 30 या शायद 40 तक का है, आप देख लीजिएगा कि मजबूती ऊन की गीले होने पर कम हो जाती है, लेकिन कपास की मजबूती 30% तक की बढ़ जाती है गीली अवस्था में। और इसका व्यास 12 से 20 भी कहीं कहीं होता है। देखिए 20 लास्ट का आप याद रखिए, कभी कभी 12 से 20, वो तो आप आंसर अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, 12 से 20 या फिर 16 से 20 हो जाता है। इस तरह से हमारा आज ये प्राकृतिक जगत का एक रेशा कंप्लीट हो गया कपास। इसी तरह से देखिए धीरे धीरे हम देखिए हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम छोड़ दें। इसीलिए जितना भी मेंशन था उसके अलावा भी हमने आपको बढ़ा कर बताया है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। सिर्फ लगातार प्रैक्टिस करने से जो है नहीं हम अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रश्न मान लीजिए आप प्रैक्टिस किए जा रहे हैं लेकिन प्रश्न कहीं अलग से उठ गया। इसलिए थ्योरी बहुत ज़रूरी। जब थ्योरी पूरी कायदे से तैयार होगी तो प्रश्न कहीं से बनेगा, नो डाउट, तब आप उसको अच्छे से कर लेंगे। फिर देखिए इसके बाद हम आगे जो है बढ़ते रहेंगे, और कपास के बाद फिर हम लिनन पढ़ेंगे। लिनन के बाद जो भी अन्य रेशे हैं हमारे प्राकृतिक जगत के, जैसे कि कपास हो जाएगा, फिर लिनन पढ़ेंगे, फिर कपोक पढ़ेंगे, फिर जूट पढ़ेंगे, फिर हेम्प पढ़ेंगे। इनको शार्ट तरीके से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आएंगे कृत्रिम, तो आप धैर्य के साथ थोड़ा थोड़ा फिर जानतो रेशे पढ़ लेंगे, रेशम और ऊन। फिर इसके बाद खनिज को हम एक ही दिन में निपटा लेंगे। ये थोड़े बड़े टॉपिक रहेंगे। देखिए कपास और लिनन हमारा थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसके बाद लिनन भी हम एक दिन में पढ़ाएंगे, एक दिन में लिनन जूट हेम्प हम कंप्लीट कर देंगे। और जानतों में रेशम में और ऊन को एक दिन में पढ़ाएंगे, और खनिज एक दिन में हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम कुछ प्रश्न भी अगर आप कहेंगे तो प्रश्न करवा देंगे। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे। और हमारा और स्पेशली आज का ये कि संडे आपको एक मॉडल पेपर ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसको आप करिए और जो है अपना, और या तो फिर जैसा मॉडल आप कहेंगे, अगर कह रहे हैं तो टॉपिक वाइज, या फिर नहीं टॉपिक वाइज क्या पूरे पेपर का आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।